बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी टाइम गुजर गया आपसे बात किए हुए। आज सीनियर डिस्ट्रिक्ट जो है वो कल ख़त्म हो गई और मैं बड़े अफसोस के साथ आज ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। मेरे साथ सीनियर क्रिकेटर हैं राजा रिजवानुल्लाह। 2000 से लेके 2021 आ चुका है और ये 21 सालों में सबसे पोर परफॉर्मेंस थी हमारी। और मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सारे वो खेलने वाले लड़के थे। एक बच्चा अमाद मुश्ताक और अलियान जो कि नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सके, उनको मोहसिन कमाल साहब ने सिलेक्ट नहीं किया था, हालांकि वो दोनों बच्चे बड़े टैलेंटेड थे। रईस शाह तो वैसे ही उन्होंने कुछ इतनी दिलचस्पी नहीं ली। तो मैं ये बात करूँगा आज राजा रिजवानुल्लाह से। बोल मेरे गुजरात में बात करते हैं, हमारे गेस्ट हैं और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी किसी न किसी इन्हीं को ले लें या किसी और दोस्त को ले लिया करें। ये जितने मैचेस हुआ करेंगे हम उसके मतलब बात किया करेंगे और उसकी वो जो तबसरा आप तक पहुंचा करेगा वही हमारे लिए सब कुछ होगा, आपको भी पता चले। अस्सलाम वालेकुम राज साहब। वालेकुम सलाम जी। रिजवान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, मुझे आपने भी अंडर 19 भी खेली है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी आपने खेली हुई है। जी जी। क्या कहते हैं ये जो परफॉर्मेंस इस साल की थी? इस साल अभी मैं परसों ही ख़त्म हुआ है सीज़न सिटी क्रिकेट का, तो मेरी नज़र में तो बड़ी पुअर परफॉर्मेंस है। अगर पुअर से भी मैं कहूँ वर्स्ट परफॉर्मेंस है। 2002 से मैं मतलब देख भी रहा हूँ और क्लब क्रिकेट खेल भी रहा हूँ और तकरीबन 2004-05 में अंडर 19 में खेला भी हूँ। उसके बाद सीनियर डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट किया है। तब से लेके अभी 2021 तक की सबसे वर्स्ट तरीन परफॉर्मेंस है डिस्ट्रिक्ट गुजरात की। अच्छा रिजवान, बैटिंग भी फ्लॉप, बॉलिंग भी फ्लॉप, ठीक है, कैचेस भी छोड़ेगी। जी जी। इतना ये सारा कुछ कैसे, क्यों, कोई प्लान है या क्या है? देखिए, अगर एज ए प्लेयर मैं बात करूँ तो ये कोई भी प्लेयर कभी भी नहीं ये चाहेगा कि वो बुरा परफॉर्म करे, जानबूझ के कैच ड्रॉप करे या बॉलिंग अच्छी ना करे। हर प्लेयर में जितना पोटेंशियल था उसने उस हिसाब से मेहनत की है, उस हिसाब से कोशिश की है, बाकी उनसे परफॉर्म उस तरह नहीं हो सका। उसकी रीज़न्स काफ़ी डिफरेंट हैं, वो जब आप मेरे से उस बारे में पूछेंगे तो वो मैं शायद इस इंटरव्यू में क्या अगले क्या डिफरेंट है अब हमारी क्रिकेट में और सियालकोट की क्रिकेट में, गुजरांवाला की क्रिकेट में? देखें, हम हर बार नारोवाल से जीत जाते थे, वो मैच जो है वो वॉश आउट हो गया। हम हाफजाबाद से जीत जाते थे, हम ऑलमोस्ट मंडी से भी जीते थे, हम एक दो मरतबा गुजरांवाला और सियालकोट से भी जीते हैं और हम शेखपुरा से भी जीत सकते थे। लेकिन एकदम से बैटिंग 107 पे सारी टीम आउट हो गई, 110 पे टीम आउट हो गई, 232 पे आउट हो गई, 168 पे टीम आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में हमने 262 किया जिसमें ज़िशान मुश्ताक ने 100 किया। लड़के टच थे क्रिकेट के साथ। अगर ये कहें कि हम टच नहीं थे तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि बच्चे जो हैं वो मैच खेलते थे, किसी भी सूरत में लाहौर जाके खेलते थे या गुजरात खेलते थे। नई इंडस्ट्री वालों ने भी इन्हें मैच खिलवाया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। असल में आपने सवाल काफ़ी लंबा कर दिया है। तो पहला इसका हिस्सा ये था कि आपने कहा जी क्या डिफरेंस है गुजरात की क्रिकेट में और सियालकोट और गुजरांवाला की क्रिकेट में। और उससे पहले आपने बात किया कि एक वक्त था जब हम लोग नारोवाल को आसानी से हरा देते थे, फ़लानी टीम को आसानी से हरा देते, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अगर आप प्रीवियसली देखें तो एक वक्त था जब हम लोग अंडर 19 खेले और सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले, हम लोग मंडी को इजीली मैच हरा देते थे। किसी से जीते या ना जीते, मंडी का मैच हम कन्फर्म होता था। आहिस्ता आहिस्ता वो टीम बहुत अच्छी होती गई, हमारी टीमें बहुत नीचे जाती गई। इस साल अगर आप देखें तो क्रिकेट आसान नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सेलेक्टर्स आए हैं वो पीसीबी की तरफ से आए हैं, कोचेज़ जो हैं वो पीसीबी की तरफ से आए हैं। और एज ए कोच, एज ए सेलेक्टर, एज ए कैप्टन, हर बंदे का दिल है कि मेरी टीम बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अच्छे कम्पेटिटिव क्रिकेटर सेलेक्ट किए हैं। और इसलिए अभी आप किसी भी टीम को वीक नहीं कह सकते, किसी भी टीम को वन साइडेड आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये टीम जीतेगी या ये हारेगी। हर टीम इक्वल है। अगर आप उनकी स्किल के हिसाब से देखें, प्लेयर्स को देखें, तो सारी टीमें इक्वल हैं, कोई भी वीक टीम नहीं है। रही बात फ़र्क की क्रिकेट की, कोई फ़र्क नहीं है। सियालकोट के प्लेयर्स भी ऐसे ही हैं जैसे हमारे गुजरात के क्रिकेटर हैं, गुजरांवाला के भी ऐसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ इधर आया है कि आप देख लें कि पिछले 2 साल से ज़ोहरलाई स्टेडियम में कितने टूर्नामेंट हमारी एसोसिएशन ने, चलो एसोसिएशन थी नहीं, अरेंज कितने हुए हैं। एक ग्राउंड है आपके पास, ये फुल्लरवन ग्राउंड, उसमें आपने एक T20 अरेंज किया है, एक 30 ओवर का क्रिकेट अरेंज किया है।
पिछले 3 साल में, तकरीबन 2.5 से 3 साल में ये 2 टूर्नामेंट हुए हैं। और वो हुए किसकी हैं, एक T20 आपने करवाया और एक 30 ओवर का मैच आपने करवाया है। अब ना तो ये T20 हो रहा है और ना ये 30 ओवर का टूर्नामेंट हो रहा है, ये तो टूर्नामेंट हो रहा है 2 दिन का। रिजवान, जो हयात क्रिकेट ग्राउंड में मैचेस हुए, जो हयात मेमोरियल लीग थी, उसमें 40 टीमों ने हिस्सा लिया। वो 40 ओवर से शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन वेदर कंडीशन जैसी सर्दी आती गई तो वो ओवर्स कम होते थे। यहाँ पे तो देखिए इतनी सहूलतें नहीं हैं ग्राउंड में कि वेट को प्रॉब्लम को फौरी तौर पे ठीक किया जाए। और आप ये समझते हैं कि हम गुजरात की कंडीशन ऐसी नहीं थी, स्पेशली हयात मेमोरियल के साथ वो दरिया भी लगता है और नमी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा होती थी, त्रेल वगैरह जिसको कहते हैं वो भी पड़ती थी। तो वो ग्राउंड इतनी जल्दी तैयार 11 बजे से पहले तैयार नहीं हो सकती थी, तो वो 30 ओवर पर आए। मेरा सवाल ये है कि जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें गुजरात के बड़े नाम थे, ज़ीशान मुश्ताक है, राना इकरामुल्लाह, उसके बाद अब्दुल रहमान, हमजा शराज और इसरार शाह जो बिगेस्ट नेम, ये 5, और फैसल रफ़ीक भी 2 मैच खेला। हमजा शराज जो है वो 4 मैच खेला, ज़ीशान 4 मैच खेला, अब्दुल रहमान 4 मैच खेला, राना इकराम भी मेरा हाल 2 मैच खेला। हाँ जी। अब मेरा मकसद ये है कि एकदम से ग्राफ बड़ा ही नीचे आ गया, बिल्कुल परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है। कुछ भी मुझ बात करने से पहले लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस ना बॉलिंग ना बैटिंग, ठीक है। इसकी क्या वजह है? अगर आप बॉलिंग को देखें तो देखिए वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी बॉलर्स के लिए, फील्डर्स के लिए फील्डिंग करना, बैट्समैन के लिए बैटिंग करना। मैं तो कहता हूँ कि ये जो इन जिस दिनों में ये खेली है, क्रिकेट खेले हैं ये लोग, हम लोग तो घर में बैठ के गर्मी से उफ कर रहे थे। तो मैं दाद दूंगा इनको, इनके कोचेज़ को, कि भाई इन्होंने इतने हॉट वेदर में जाके इतनी मुश्किल कंडीशन में अपना टूर्नामेंट पूरा किया और कोई भी प्लेयर जो है वो अनफिट नहीं हुआ उस तरह से जैसा कि इस मौसम में होता है। और मुश्किल इस वजह से भी है कि इनको क्रिकेट कोई नहीं मिली। ये देखें ना इनको कैंप मिला है, 1 दिन का इनका मेरा कैंप लगा है। इस सीनियर ये आप सिटी क्रिकेट है जो सबसे बेसिक क्रिकेट है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें टीम का 1 दिन का कैंप लग रहा है, प्लेयर्स का कम्बिनेशन कोई नहीं है। कोच साहब जो पीसीबी की तरफ से आए हैं, नो डाउट वो फर्स्ट क्लास बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं, कोच भी अच्छे हैं, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है। कसूर सारा असल में सिस्टम का है कि जो 2 दिन पहले आके टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें क्या पता कि फैसल रफ़ीक किस तरह का बैट्समैन है, ज़ीशान मुश्ताक तो चलो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो उनके साथ भी खेलते रहे, उनको पता इसरार शाह किस तरह का बैट्समैन है, हमज़ा क्या करता है, इलियास क्या बॉलिंग करता है, फरहान कैसा करता है, हाव मतलब उसको पता ही नहीं है कि प्लेयर्स की क्या क्या कैपेबिलिटी है। क्योंकि ट्रायल पे तो सेलेक्टर और आया था, कोच और बंदा आया है, उसको प्लेयर्स की स्किल्स का ही नहीं पता, जिस वजह से प्लेयर्स की सिलेक्शन में उसे मसला पेश आया है। जैसे अभी आपने जिक्र किया कि फैसल 2 मैच खेला है, फैसल हो सकता है कि अगर फैसल खान साहब उसे जानते होते तो वो 5 के 5 मैच खेल जाता। इसी तरह उमैर है, वो कोई मैच नहीं खेला, शायद उसे उन्होंने खेलते हुए देखा होता तो वो सारे मैच खेल जाता। इसी तरह जो प्लेयर्स खेले हैं, मैं उनके भी कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, ना ही मैं कह रहा हूँ कि वो स्किलफुल नहीं है, ऑब्वियसली वो स्किलफुल हैं, इसीलिए वो टॉप 20 में सेलेक्ट हुए हैं। अब उसमें से फैसल खान के लिए भी मुश्किल था कि टीम को सिलेक्ट कैसे करना है और प्लेयर्स को यूज़ कैसे करना है। वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसने देखा नहीं था वह प्लेयर्स को कैसे वो खेलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सिलेक्टर आए थे मोहसिन कमाल, जी जी, और 4 बंदे उनके साथ उनके जूनियर्स थे। अमाद मुश्ताक के साथ आप समझते हैं अलियान और अमाद मुश्ताक के साथ ज़्यादती हुई? देखें पता क्या है, मैं जो जानता हूँ एज ए क्रिकेटर के जो सिलेक्टर आया है उसने जो 20 लड़के सेलेक्ट किए हैं वो परफेक्ट सेलेक्ट किए हैं। अब उसमें जो नहीं आ सके कोई बात नहीं, वो अगले साल आ जाएंगे। ज़्यादती का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो भी प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, वो भी प्लेयर्स हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल माद मुश्ताक को या वो दूसरा क्या अलियान को खिलाते हैं तो कोई 2 आपने बाहर भी तो निकालने थे। तो आप टॉप 20 प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपने 2 निकालने हैं, 2 रखने, तो जो 2 निकाल रहे हैं उनके साथ ज़्यादती नहीं थी होनी। वो सेम डे ट्रायल पे किसी से अच्छी बैटिंग ना होना या किसी से अच्छे बॉल ना होना, वो सिलेक्टर साहब आए थे, उनको नहीं उस दिन अच्छे लगे, उन्होंने नहीं सेलेक्ट किए। वो प्लेयर्स हैं, हर बंदे को पता है वो अगले साल उनको चांस मिल जाएगा। आप ये नहीं समझते हैं कि सिलेक्टर जो आए थे मोहसिन कमाल साहब, उनको थोड़ा सा जो सिटिंग थी या जो फार्मर अब काशिफ साहब या जावेद इजाज़ भट्ट साहब या फार्मर प्रेसिडेंट चौधरी मकसूद असलम गोंदल साहब या सेक्रेटरी
साबका सेक्रेटरी सैयद नसीम अब्बास, उनसे थोड़े से मशवरा कर लेते, थोड़ा सा उनसे पूछ लेते और उन बच्चों को अच्छे तरीके से ट्रायल लिए जाते जो इनके बीच में नहीं भी आ सके। नहीं, ये बिल्कुल भी मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। अगर आपने इस तरह का कोई सिस्टम रखना है ना, तो आप सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करें कि पूरे साल में जो आप टूर्नामेंट करवाते हैं, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस आपने नोट डाउन की हो। कोई भी सिलेक्टर आए उसके सामने आप पूरे साल का उसका रन्स रखें, उसकी विकटें रखें, भाई इस लड़के की ये परफॉर्मेंस है, ताकि उसको पता चले कि किस में क्या कैपेबिलिटी है। वो तो आया, उसने ट्रायल देखा, ट्रायल में उसे जो लड़का अच्छा लगा उसने सेलेक्ट कर लिया, जो नहीं अच्छा लगा उसने रिजेक्ट कर दिया। लोग कहते हैं कि बड़ी पोर परफॉर्मेंस है। मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इंडिया टेस्ट की बड़ी अच्छी साइड है। 37 या 34 पे 37 पे इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरी टीम आउट हो गई। हाँ जी। तो ऐसा भी तो होता है। पाकिस्तान जो है वो भी 42 पे आउट हुआ है, श्रीलंका जो है वो भी 37 पे आउट हुई है। वर्ल्ड की सारी टीमें आलमोस्ट, न्यूजीलैंड भी 50 से नीचे नीचे आउट हुई हैं, पूरी दुनिया की टीमें। तो ये जो हमारे बच्चों की परफॉर्मेंस है ओवरऑल मैं समझता हूँ कि नॉट बैड। हमजा ने भी कुछ 86 किया है एक इनिंग्स में, उसने ज़िशान ने 124 किया है और एक 50 किया है, एक 40 किया है। अब्दुर्रहमान जो है वो भी 87 तक गए हैं और उन्होंने 42 मरतबा मेरा ख्याल किया है। फैसल रफ़ीक 2 मैच खेला है, उसने भी एक में 40 किया है, एक में 30 किया है। इस तरह इनके अगर देखें ओवरऑल तो वो जो सीनियर थे परफॉर्मेंस उन्हीं की रही है। अली हमज़ा को चांस मिला, उसने एक मैच में 42 और एक मैच में 37 किया, उसको पहली मरतबा चांस मिला है। जैन को चांस मिला, वो भी बड़ा अच्छा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर सका। क्या आप ये समझते हैं कि गुजरातियों को एक एकेडमी की ज़रूरत है? एकेडमी की ज़रूरत तो है, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं है एकेडमी की ज़रूरत। वो अगर आप ग्रास रूट लेवल पे एकेडमी लगाएं ना, तो फिर आप प्लेयर को ग्रूम कर सकते हैं। क्योंकि अभी ये जितने भी प्लेयर्स का आपने नाम लिया, आई डोंट थिंक सो कि इनको इस लेवल पे एकेडमी की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो अभी आप ज़िशान मुश्ताक को एकेडमी में क्या सिखाएंगे? वो ऑलरेडी कंप्लीट प्लेयर है, 47 फर्स्ट क्लास खेला हुआ है। इसरार शाह फर्स्ट क्लास प्लेयर है, उसको आप क्या एकेडमी में ग्रूम करेंगे? फैसल रफ़ीक, अब्दुर्रहमान, हमजा शराजी, ये इन्होंने जितनी क्रिकेट सीखनी थी, दे आर फुली स्किलफुल। इनको आप सिखा कुछ नहीं सकते, उनको आप सिर्फ मेंटली तौर पे तैयार कर सकते हैं, प्लान दे सकते हैं कि भाई इसको आपने फॉलो करना है, या उनको फिटनेस के ऊपर फोकस करवा सकते हैं। अपना कोई मैसेज देंगे सीनियर डिस्ट्रिक्ट के लिए, आइंदा कोई लाए अमल बनाएं? मैसेज यही है जी, अभी सबसे पहले तो जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनती है उससे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाएं और लंबे ओवर, और कोशिश करें कि जितने मैक्सिमम ओवर अरेंज हो सकते हैं उसका टूर्नामेंट करवाएं। और सेकेंडली, जितने भी प्लेयर्स उसमें खेलते हैं उन सब की परफॉर्मेंस आप कंप्यूटर में रखें या कोई भी पेपर वर्क पे अपना रिकॉर्ड रखें, ताकि जब भी पीसीबी का कोई भी सिलेक्टर आए आप उसके सामने ये भी रिकॉर्ड रखें कि भाई इस साल में ये प्लेयर्स ने ये टॉप स्कोरर हैं, ये टॉप विकेट टेकर हैं, फील्डिंग का मेयार ये है, ये विकेट कीपर है, ये बॉलर है। आप हर चीज़ उसके सामने पेपर पर भी रखें और दूसरा वो ग्राउंड पर ट्रायल में भी देख लें। और तीसरा